हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स से एक केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर भी फ्रेम किया होगा। सो गाइस ये जो इस टाइप की केस स्टडीज़ हैं, आपको वेरियस टाइप की केस स्टडीज़ देखने को मिल रही हैं और आपको उनका सोल्यूशंस भी इस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको पता चले कि किस तरीके की केस स्टडी में, किस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके के एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्या सोल्यूशंस, पॉसिबल सोल्यूशंस बताए जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है गाइस कि केस स्टडी बेशक हर उसमें अलग होती है, बट कहीं ना कुछ जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत सारी केस स्टडीज़ में सिमिलर होता है, जहाँ वो सिमिलर पॉइंट्स ही यूज़ होते हैं। तो केस स्टडी को अगर हम अभी से इनको देखेंगे तो बहुत क्या है कि बिल्कुल टिप्स पे हमें वो पॉइंट्स मिलेंगे, तो हमें केस स्टडी पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम बहुत इजीली उन्हीं पॉइंट्स को कोट करके बहुत जल्दी अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टाइम हमारा बच पाएगा। वो टाइम ज़्यादा हम कहाँ लगा सकते हैं, जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस आते हैं ना एथिक्स में, कि मान लीजिए महात्मा गांधी का कोट किया हुआ कोई स्टेटमेंट दे दिया, उस पे हमें आंसर, तो उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है एकदम से। तो हम वो टाइम केस स्टडी से बचा के हम वहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। सो शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको वेरियस पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी आपके लिए वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स है, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है जो हम कर रहे हैं, और प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज़ जो आपके लिए कंडक्ट की जाती है रेगुलर बेसिस पे। तो आपको उनकी पीडीएफ्स मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स जो आपके लिए अपलोड किए जाते हैं उनकी लिंक्स भी आपको वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाती हैं। और गाइज जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं गाइज, आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 से 1.25 घंटा डेली अगर आप यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको कहीं पे भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में। और गाइस हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 की तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे गाइस, तो आपको एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस इस बैच को। और गाइस हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। उसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और आपको मिस्टेक्स बताते हैं आप कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और साथ साथ आपको सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो गाइज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सरस्वती वॉज अ सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल इन यूएसए। कौन है यहाँ पे सरस्वती हैं? वो एक आईटी प्रोफेशनल थी, यूएसए में बहुत सफल थी, अच्छे तरीके से वहाँ पे वो अपनी अर्निंग कर रही थी, काम कर रही थी। ठीक है। मूव्ड बाय पैट्रियोटिक सेंस ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री शी रिटर्न टू इंडिया। अब उनमें क्या वो एक भावना आई कि भाई मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, मैं तो यूएसए में रह के अपना कर रही हूँ लेकिन मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, तो वो वहाँ से यूएसए से शिफ्ट होकर वो वापस इंडिया आ गई। Together with some other like-minded friends, she formed an NGO to build a school for a poor rural community। कि उन्हीं के जैसे मानसिकता रखने वाले लोग, कि जिनके अंदर ये भावना आई कि हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, ठीक है, वो लोग मिले आपस में और उन्होंने मिलके एक एनजीओ बनाया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ बनाया। और वो किस लिए बनाया कि एक स्कूल बनाएंगे हम, और उस स्कूल में कुछ जो गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल वॉज टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन एट अ नॉमिनल कॉस्ट।
तो यहाँ पे वो क्या, उन्होंने फ्री नहीं नॉमिनल कॉस्ट पे पढ़ाने की बात की, मतलब बहुत कम, बहुत ही कम चार्जेस जो कि वो लोग अफोर्ड कर सके, ठीक है, उस पे वो पढ़ाएंगे। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन, बिल्कुल अच्छी एजुकेशन, बेस्ट, जिनकी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ाया जाएगा सभी को, ताकि उनको उनका नॉलेज बेस स्ट्रांग हो, उनकी स्किल्स डेवलप हों, राइट। She soon discovered that she has to seek permission from a number of government agencies. उसने जब ये चीज़ सोची, जब इस पे काम करना शुरू किया, तो उनको पता चला कि इसके लिए हमें ये एनजीओ या स्कूल स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से हमें बहुत सारी सरकारी एजेंसीज की परमिशन लेने की, इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ेगी। द रूल्स एंड प्रोसीजर्स वर क्वाइट कन्फ्यूजिंग एंड कम्बरसम। अब जो वो एजेंसी से परमिशन लेनी थी, तो वो जो परमिशन लेने का जो प्रोसेस है या जो रूल्स हैं, लॉज थे, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे और कम्बरसम थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा उलझे हुए और बहुत ज़्यादा लेंदी थे, लंबे थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। वट फ्रस्ट्रेटेड फॉर मोस्ट वर डीलेज, कैलस एटीट्यूड ऑफ ऑफिशियल्स एंड कॉन्स्टेंट डिमांड फॉर ब्राइब्स। तो उसको सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किस चीज़ ने किया कि एक तो डिले किया जा रहा है, अननेसेसरीली डिले किया जा रहा है, काम किया ही नहीं जा रहा है। पहले ही एक तो रूल्स इतने ज़्यादा हैं, प्रोसेस इतने बड़े बड़े हैं, उसके बाद वो अननेसेसरी डिले कर रहे हैं, ठीक है। एक वो कैलस एटीट्यूड है कि अरे कर देंगे, अरे कर देंगे, मतलब वो लेजीनेस और वो बिल्कुल चलता हुआ कोल्ड बिल्कुल एटीट्यूड, ठीक है, ऑफिशियल्स का। और काम करने के लिए कांस्टेंट कि भाई रिश्वत खोरी की बात की जा रही है कि पैसे दो और काम कराओ, रिश्वत दो, उसकी बात की जा रही है हर जगह पे। हर एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी अदर्स लाइक हर हैव डिटर्ड पीपल सम टेकिंग अप सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स, कि अब उसका एक्सपीरियंस या उसी के जैसे, सरस्वती के जैसे ही कुछ लोगों का एक्सपीरियंस जो ये रहा है, उससे वो लोग ने अपना पैर पीछे खींचा है, अपना हाथ पीछे खींचा है, कि ये जो सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स वो शुरू करना चाह रहे थे, वहाँ के हमारी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, लोगों के लिए अच्छा करना चाह रहे थे, तो वो इस वजह से परेशान होके या इस एक्सपीरियंस से उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है कि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। अ मेजर ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर वॉलंटरी सोशल वर्क इज़ नेसेसरी, कि जो वॉलंटरी सोशल वर्क है उस पर सरकार का कंट्रोल ज़रूरी है, ये हम मानते हैं, वो ज़रूरी है, हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करप्शन भी बहुत एग्जिस्ट करता है, तो वो ज़रूरी है एक कंट्रोल। बट इट शुड नॉट बी एक्सरसाइज इन अ कोर्सिव एंड करेक्ट मैनर, कि अब उसको लेकिन गलत तरीके से एक्सरसाइज नहीं किया जाना चाहिए, कि वो सफ़र करे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सही तरीके से उसको, उस कंट्रोल को जितना ज़रूरी है उतना ही रखा जाना चाहिए, एक लिमिट लेवल पे, मतलब लिमिट में रखा जाना चाहिए। What measures can you suggest to ensure that due control is exercised but well-meaning, honest NGO efforts are not thwarted? तो हमें क्या करना है अब इस क्वेश्चन में, ऐसे मेजर्स बताने हैं, सजेस्ट करने हैं, जिससे कि जो कंट्रोल ज़रूरी है वो कंट्रोल भी रख किया जा सके, लेकिन जो अच्छे ऑनेस्ट पर्सन्स है, जो ऐसे एनजीओ रन करते हैं लोगों की भलाई के लिए, उनके जो एफर्ट्स हैं वो भी फेल ना हो, वो भी विफल ना जाए, राइट। तो हमें मेजर्स सजेस्ट करने हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये केस स्टडी समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, developmental process like these aimed at imparting knowledge to rural poorer community which will eventually help them in achieving a better standard of living should be encouraged। कि जो इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोसेस है ना, कि क्या किया जा रहा है बेसिकली, किस काम के लिए था, कि जो गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए था, क्वालिटी एजुकेशन के लिए था, तो उसको एनकरेज किया जाना चाहिए। सरस्वती एंड हर फ्रेंड्स वर ऑल डिटरमाइंड टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। वो पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, किसके में मीडियम से, किसके माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से। तो उनको वो सपोर्ट दिया जाना चाहिए था, और प्रॉपर टाइम में और बिल्कुल अच्छे से एफिशिएंसी के साथ दिया जाना चाहिए था, ताकि उनके जो एफर्ट्स है वो फेल ना हो, विफल ना हो। Posing unnecessary hindrances by creating excessive bureaucratic clearances to block the slightest likelihood of wrongdoing is recurring news।
in case of NGO with malicious intentions these days. क्या चीज़ होती है? अब जैसे हमने बात की क्वेश्चन में क्या था कि कुछ तो जो रूल्स हैं प्रोसीजर्स हैं वो ही इतने ना कंफ्यूजिंग और इतने लंबे हैं, ऊपर से जो वो ऑफिशियल्स हैं उनका एटीट्यूड ही इतना ज़्यादा ढीला है, इतना बेकार एटीट्यूड है, कोल्ड एटीट्यूड है कि वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि फ़ाइल अटका के रखी है कि फ़ाइल पड़ी है टेबल पे लेकिन उठा ही नहीं रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, ग्रांट ही नहीं कर रहे परमिशन, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं फ़ाइल का। तो उससे क्या होता है कि वो जो एक वो क्लियरेंस करने में वो क्लियर नहीं करके देते अपनी टेबल से, तो वो जो एक रोड ब्लॉक बनाते हैं ना, ब्लॉक कर देते हैं उसको, वहाँ पे उस काम को रोक देते हैं। तो ये एक डे टू डे देखने को मिल गया न्यू NGO के केस में, जिससे कि ये जो अच्छी इंटेंशन से चलाया जाता है वो भी हमारी कंट्री में नहीं हो पा रहा है। However, they should not create roadblocks for those with genuine intentions, कि अब इनको जो genuine intention के साथ काम करते हैं, करना चाहते हैं, उनके में ये बाधा नहीं डालनी चाहिए, राइट। मेथड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड, अब क्या क्या मेथड्स जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या 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 मेजर सजेस्ट करेंगे कि कंट्रोल भी बरकरार हो, कंट्रोल भी किया जाए, लेकिन इस मैनर में किया जाए कि जो ऑनेस्ट हैं, जो अच्छे से काम करना चाहते हैं, उनकी जो एफर्ट्स हैं वो विफल ना जाए, वो फेल ना हो। तो फर्स्ट इज laying out simple rules applying to all new entrants as well as the existing ones, कि एक तो जो रूल्स और प्रोसीजर्स है जो हमें कम्बरसम और कंफ्यूजिंग देखने को मिल रहे हैं उसको सिंपल करना है, सिंपलिस्टिक तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कि ज़्यादा रूल्स ना हो और बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में बताया गया हो कि कोई भी समझ सके और जल्दी से वो रीड आउट भी हो जाए, समझ में आ जाए। रिड्यूसिंग रेड टैपिज्म एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्टिव पेपर वर्क एंड क्लियरेंसेज फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, कि वो रेड टैपिज्म कम करनी है। जैसे कि अब ये यहाँ पे क्या है, पेपर वर्क कम करना है, ये जो अब डिजिटल हो रहा है सब, इससे क्या है रेड टैपिज्म कहीं ना कहीं बहुत लेवल पे कम होती हुई देखने को हमें मिलेगी। जो क्लियरेंसेस में इतनी ज़्यादा टाइम लेते हैं ना, डिले करते हैं, इसको थोड़ा सा चेक किया जाना चाहिए। और ये डिजिटल उससे बेशक से सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन का है, लेकिन उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर डिजिटल बेसिस पे किया जाए तो वो बहुत बेटर रिजल्ट्स देगा हमें, ठीक है, दे पाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इंटेंशनल ब्लॉकिंग ऑफ एंट्री ऑफ अ न्यू NGO बाय अ कंसर्न अथॉरिटी इन लिeu ऑफ ब्राइब एंड पर्सनल फेवर। अब जहाँ पे ये चीज़ होती है कि अगर जो जेन्युइनली अच्छे काम के लिए NGO चला रहे हैं, सोशल सर्विसेज के लिए, तो उनकी अगर ब्लॉक करते हैं वो फाइल को, वो परमिशन ग्रांट नहीं करते हैं, या वो ब्राइब मांगते हैं रिश्वत के लिए या अपने पर्सनल फेवर के लिए करते हैं, तो उस तरीके की जो कंप्लेंट्स हैं उन कंप्लेंट्स को स्ट्रिक्टली तरीके से लिया जाना चाहिए, उनके पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, ताकि उसको देख के कोई और उस काम को करने से पहले 10 बार सोचे, राइट। रिसेंटली मेनी NGOs हैव फेस्ड कैंसलेशन ऑफ their रजिस्ट्रेशन। अब बहुत सारी NGOs ने जब ये देखा गया, इस चीज़ पे कार्रवाई की गई, मॉनिटरिंग की गई, तो बहुत सारे ऐसी NGOs हैं जिन्होंने FCRA एक्ट है हमारा 2010, उसके अंडर बहुत सारे कैंसलेशंस हुए हैं NGO के। और अभी सरकार ने अभी रिसेंट क्या किया था कि सभी जो भी NGOs हैं उनको अपना अकाउंट, जो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं, वो सारी की सारी कंट्रीब्यूशन वो सिर्फ कहाँ रिसीव कर सकते हैं, दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो SBI अकाउंट में उनको, SBI बैंक में उनको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और वहीं पे कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो बहुत सारे फ्रॉड थे, NGO के नाम पे पैसे ले रहे थे, उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया, वहाँ पे अकाउंट ही नहीं खुलवाया, तो बहुत सारे तो वहीं से कम हो गए, right? These cancellations have been widely criticized. The government has been charged with stalling ground level work which is carried by NGOs. अब कुछ कैंसलेशंस भी जो किए गए उसके ग्राउंड पे उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, सरकार को ये कहा गया कि भाई जो ग्राउंड लेवल पे जो अच्छे के लिए काम कर रहे हैं आप उन्हीं को ख़त्म कर रहे हो, उनको कैंसिल कर रहे हो। तो उसको भी देख के करना है कि कभी कोई अच्छे इंटेंशन वाला कैंसिल ना हो। जैसे अब ये जो स्टेप है SBI बैंक में अकाउंट खुलवाने का, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इससे जो एक्चुअल में फ्रॉड वाले हैं, ठीक है, जो NGO के नाम पे अपने अपने बेनिफिट के लिए पैसे ले रहे थे या ब्लैक मनी ले रहे थे, ब्लैक मनी का काम चल रहा था, वो चेक किया गया, ठीक है, वहाँ पे वो वर्कआउट किया ये प्लान बहुत अच्छे से।
In order to avoid such situation, transparent system for both grant providers and receivers of such funds should be created. अब ऐसी सिचुएशन को बचने के लिए, जैसे भी मैंने बोला, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि जो फंड्स रिसीव हो रहे हैं उस पर एक ध्यान रखा जा सके, चाहे वो रिसीवर है, चाहे वो जो ग्रांट दे रहा है, फंड दे रहा है। ठीक है, तो एक वो बेसिकली मॉनिटरिंग रखी जाए ताकि पता चल सके कि वो गलत पर्पस के लिए तो नहीं ले रहा है, या फिर एनजीओ के नाम पे लेके वो गलत अपने फेवर में तो यूज़ नहीं कर रहा है, या गलत काम हुए तो उस पैसे को, उस फंड को यूज़ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज रेगुलर अप्रेजल्स ऑफ एनजीओ बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, मस्ट बी कंडक्टेड टू वेरीफाई द पर्पस, नेचर ऑफ वर्क एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एनजीओज टू इंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ एनजीओ। वही बात आ गई मॉनिटरिंग की, टाइम टू टाइम, जैसे हम बात करते हैं ना कि ऑडिटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तुम रेगुलर अप्रेजल करना है, उसको ऑडिट करना है, देखना है वहाँ पे कि वो एनजीओ ठीक तरीके से, जो वो एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए वो एनजीओ बना हुआ है, काम दिखा रहा है अपना, तो वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी देखी जा सके कि ठीक तरीके से काम कर रहा है वो या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएटेड बिटवीन एनजीओज एंड गवर्नमेंट। Both questioning each other's intention must be worked out, as the common man suffers the most in between, as visible in the case of सरस्वती। कि जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है ना एनजीओज में और गवर्नमेंट में, अब जैसे डिले किया जाता है तो वो क्या, डिले किस लिए कि भाई पता नहीं किस लिए चला रहा है, सोशल सर्विस है या अपने बेनिफिट के लिए हो रहा है, तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करना है। क्योंकि उसमें क्या होता है, इतना ना एनजीओ सफ़र करता है ना गवर्नमेंट सफ़र करती है, सफ़र कौन करता है, कॉमन मैन, जिसको वो फैसिलिटीज़ मिलने वाली थी। अब जैसे सरस्वती के केस में क्या था, जो गरीब बच्चे हैं वो उनके बेनिफिट के लिए होने वाला था, उनकी फैमिलीज़ के बेनिफिट में था। लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ उसकी वजह से कौन सफ़र हुए, ना ही सरस्वती को कोई उसमें नुकसान होगा, ना सरकार को, बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है, वो बच्चे, वो फैमिलीज़ जिनके लिए ये एनजीओ खुलता तो बेनिफिट होता। राइट, तो इसको भी हमें ये ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना है। ठीक है, सो ये हमने किसकी बात की कि क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं या क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए, ताकि ये जो इस तरीके की सिचुएशंस है, मतलब एक कंट्रोल भी रखा जाए। जैसे हमने कंट्रोल किस तरीके से बताया कि भाई प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग, जैसे अप्रेजल्स करते रहने हैं, देखते रहना है। ठीक है, टाइम टू टाइम वहाँ पे मॉनिटरिंग रखनी है कि काम जिस चीज़ के लिए सेटअप किया गया है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी के साथ साथ क्या चीज़ देखनी है, जैसे कि अब एसबीआई अकाउंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो एक्चुअल में फ्रॉड है, सही ग्राउंड पे एक्चुअल में सोशल सर्विसेज के लिए नहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ से अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो कंट्रोल बना सकते हैं। और जो हम ये बात करें कि एफर्ट्स नहीं होने चाहिए, तो वहाँ पे कि जो एक्चुअल में गुड इंटेंशन के साथ काम करना चाह रहे हैं उनका पास हो जाए, उनके एफर्ट्स फेल ना हो, तो उसके लिए क्या है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जहाँ पे ब्राइब के केसेस देखने को मिलते हैं, करप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना है, तो इस तरीके से हम मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। कंक्लूडिंग लाइन्स में हम क्या बताएंगे, गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल थ्रू एनजीओज and their personals must ensure that the policies or programs of the former reaches the downtrodden। कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, और जो उसके ऑफिशियल्स है वो एनजीओज के थ्रू इस चीज़ का ध्यान रखें, इंश्योर करें कि जो भी पॉलिसीज़ और जो प्रोग्राम्स हैं जो सरकार चलाती है, अब जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो गरीब लोगों के लिए हैं लेकिन उन तक पहुँचते ही नहीं, वो उन तक वो पहुँच ही नहीं पाता बेनिफिट, तो वो एनजीओज़ के साथ वहाँ पे कोलैबोरेट करे कि वो जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स हैं वो नीचे लोगों तक पहुँचे, जिन लोगों के लिए वो पॉलिसी बनाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल पुअर के लिए बनाएंगे तो पुअर तक पहुँचे, उसका फ़ायदा कोई रिच ना उठाए, बल्कि वो उसका बेनिफिट उन पुअर को ही मिले जिनके लिए बनाया गया है। रूरल एज वेल एज इन रिमोट एरिया, सो दैट दे बोथ नीड टू वर्क इन टेंडेम टू अचीव डेवलपमेंट। कि अब इन सभी के पास, चाहे वो पुअर है, चाहे वो रूरल एरियाज़ में है, रिमोट बैकवर्ड एरियाज़ में रह रहे हैं, तो उन सभी के पास वो पॉलिसीज़ पहुँचे, उनके बेनिफिट्स पहुँचे। और इसको अचीव करने के लिए या विकास डेवलपमेंट अचीव करने के लिए
सरकार को और एनजीओज को साथ में मिलके एक कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ और सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से काम करना पड़ेगा ताकि डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके, विकास निश्चित किया जा सके. So this was all for this case study guys. I hope you all have liked this analysis. अपना feedback guys हमारे साथ comment section में ज़रूर share कीजिएगा. So with this we end up this session here. Thank you so much. Have a great day ahead. जय हिंद.